फराज साहब, आपसे जरा एक चीज पूछ लूं। मेरे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कि इससे हासिल क्या हुआ, कहीं मिल पाए। भारत ने के दो बड़े देश के नेताओं से भारत की मुलाकात हुई और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। ऐसा सपोर्ट मेरे ख्याल में विश्व में ना इंदिरा गांधी को मिल पाया था, ना नेहरू को, ना शास्त्री जी को। गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली इरफान अली साहब, जो मुसलमान हैं, जो जिनकी कुल पॉपुलेशन 8 लाख है, जिनका कुल मिलिट्री 3000 है, उन्होंने आके मिलकर शशि थरूर साहब से हाथ हाथ मिलाया, गुलदस्ता दिया और कहा हम आपके साथ खड़े हुए हैं इस लड़ाई में। 8 लाख की टोटल पॉपुलेशन। दूसरा, पनामा में गए शशि थरूर साहब, जिसकी कुल पॉपुलेशन पनामा, अब हम 43 लाख है। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो पनामा सिगरेट बहुत पी जाती थी, और मेरा अपना अंदाज है कि 43 लाख से ज्यादा लोग तो पनामा सिगरेट पीते होंगे इस देश में। उस देश की कुल पॉपुलेशन इस समय 43 लाख है, और उनके यहाँ का टोटल जो डिफेंस है वो 16,000 वहां किए हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो ये दो बड़ी उपलब्धियां हैं। मैंने कहा बता दूं, मेरे कुछ दर्शक जानना चाह रहे थे, तो ये दो बड़ी उपलब्धियां हैं। फराज साहब, ये जो मुद्दे से ध्यान हटाना, बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं कि मोदी जी, जो अनिल सिन्हा साहब वो नहीं मान रहे हैं, इनका ये है कि ये सोची समझी आरएसएस की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों का मानना यह है कि मुद्दे से ये मेन मुद्दे को किनारे कर देना चाह रहे हैं। कोई ये ना पूछे कि पहलगाम के वो कहां गए, कोई ये ना पूछे कि सीजफायर क्या हुआ, कोई ये ना पूछे कि ट्रम्प ने क्या कराया, उसको करके गोली कर दो, सिंदूर कर दो, क्या सिर्फ गाली देने का काम करो, जिससे लोग इसी में उलझ के रह जाएं। हम और आप भी बात करें कि भाई गाली देना ठीक नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर ठीक नहीं है। ये सब कुछ जो मोदी जी कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है। इलेक्शन सामने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कराना है, जो मेरी समझ है। आपसे जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उत्तर प्रदेश की हिंदी उसमें आते, हार्टलैंड से आते हैं, जहां हम और आप बहुत सी चीजों को रोज देखते हैं। ये ओवरऑल मोदी जी की एजेंडा क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए आनंद सर, मोदी जी का एजेंडा जो है वो हमसे ज्यादा आपको पता है कि किसी न किसी तरह से उनको प्रदेशों में सरकारें बनानी है और देश में अपनी सरकार बनानी है। ये बहुत बड़ी, बहुत आपने एक वाइड क्वेश्चन पूछा है। इसका मैं बस छोटा सा आपको जवाब दे दूं कि मध्य प्रदेश में अगर लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो अलोकतांत्रिक तरीके अपना करके वहां पर अपनी सरकार बनाते हैं। आनंद सर, एक बहुत अच्छा शेर है मोदी जी की पर्सनैलिटी पर, हबीब जलीब साहब का। वो कहते हैं कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले जो यहाँ एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। देखिए अभी मैं यहाँ पर, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्कशन हुआ और आपने एक डायरेक्ट सवाल मुझसे पूछा, तो सबसे पहले तो मैं उसको आंसर कर दूं कि जो हमारी ये साथ साथ जो प्रतिनिधि मंडल 36 देशों में गया है, तो ये एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा है, पहले तो मैं क्लेरिफाई कर दूं बिल्कुल कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी पार्टी और मैं, अपनी सरकार, जो भी सरकार एक्शन लेती है हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो ये साथ साथ प्रतिनिधि मंडल आनंद सर 36 देशों में गए हैं, ये साबित करते हैं कि मोदी साहब की ग्लोबल डिप्लोमेसी बिल्कुल फेलियर साबित हुई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मोदी जी के पिछले 11 साल के टेन्योर में लगभग 72 देशों की 88 यात्राएं की उन्होंने। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो क्या ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये कहां पर, इसका हमको क्या फायदा हुआ? क्या सिर्फ ये एक इवेंट मैनेजमेंट था या ये क्या था? मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया। अब आप देखिए कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पड़ोसियों से, चाहे वो नेपाल हो। हमारे सारे पड़ोसी हमसे किनारा किए हुए हैं। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे चाइना हो, चाहे मालदीव्स हो, ये सब हमसे किनारा किए हुए हैं। और मोदी साहब क्या बोलते थे कि ट्रम्प माय फ्रेंड। उनकी तो ये आदत है ना कि जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो मोदी साहब के फ्रेंड हो जाते हैं। बात नमस्ते ट्रम्प हुआ, अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे दिए गए, और ट्रम्प साहब ने हमको क्या सिला दिया? वो कहते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशंस। यस, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, लेकिन जो मुल्क हमारे ऊपर बार बार आतंकवादी हमले कर रहा हो, उसको आपने एट पार खड़ा कर दिया। टर्की सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चाइना के साथ आप देख ही रहे हैं, बाकी इकोनॉमी पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन जो ट्रेड सरप्लस तो नहीं बोलेंगे, जो ट्रेड नेगेटिव चल रहा है हमारे साथ चाइना का, अगर यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस ना होता तो आज हम पता नहीं कहां पर होते।
जो चाइना के साथ हमारे जो इंपोर्ट्स चल रहे हैं। अब आपको मैं एक बहुत, आपको तो पता ही होगा, आपके दर्शकों को मैं एक बहुत एक बढ़िया चीज बताता हूँ। रशिया, ये हमने देखा, जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है इंदिरा जी के टाइम से या नेहरू जी के टाइम से, रशिया हमारा एक ऑल टाइम हितैषी रहा है। लेकिन क्रेमलिन ने अभी, क्रेमलिन आपके दर्शकों के लिए बता दूं, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां के प्रेसिडेंट का, उनके स्पोक्स पर्सन है डिमिट्री पेस्कोव, आनंद सर। उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? कि रशिया हाईली वैल्यूज इट्स रिलेशनशिप विद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। मतलब एक तरफ तो आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो इंडिया और पाकिस्तान को ग्रेट नेशंस बता रहे हैं, दूसरी तरफ क्रेमलिन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को ला करके एट पार खड़े किए दे रहा है। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही आनंद सर, आपने कहा कि मोदी साहब जो हैं वो गुजरात चले गए, वहां पर मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है और पता नहीं क्या क्या था। मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बताता हूं कि जब उन दरिंदों ने हमारी 26 माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा और वहां पर पहलगाम में उन्होंने उनकी हत्या की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तुरंत इंडिया आ गए। और एज एन इंडियन सिटीजन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, मुझे बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, इसलिए अच्छा लगा कि हमारे और आपके घर में अगर कोई हादसा हो जाता है तो जो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो तुरंत छोड़ करके आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आनंद सर, मैंने सोचा ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा इवेंट। लेकिन वो पहलगाम नहीं जाते हैं आने के बाद, वो कहां जाते हैं? वेव्स 2025 ऑडियो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में, जहां पर 8 घंटा वो फिल्मी सितारों के साथ बैठते हैं। उसके बाद मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर बाद में मुझे बहुत शर्म आई और बहुत दुख हुआ। फिर क्या करते हैं कि बिहार में जाकर के नीतीश कुमार जी के साथ मंच पर हंसी ठिठोली हो रही है। ये सबने देखा था। तो आपने जो सवाल उठाया वो खाली गुजरात नहीं गए, वो वेव्स 2025 फिल्मी सितारों के साथ बैठ करके 8 या 9 घंटा एंजॉय कर रहे थे आनंद सर। अभी आपने एक बात बोली कि मोदी जी जो है वो पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। ठीक है, दीजिए, हमसे क्या मतलब, पाकिस्तान को गाली दीजिए, उनकी जनता को दीजिए, इसमें इसमें बहुत लंबी डिबेट हो सकती है कि उनकी जनता को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन मोदी जी के मंत्री, मोदी जी के सांसद, मोदी जी के विधायक अपने ही लोगों को गाली देने में इस टाइम मशगूल हैं। रामचंद्र जागड़ा जी क्या बोलते हैं कि अगर वो कहते हैं कि जो जो जिन महिलाओं के पति के हत्या की गई उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, वीरांगना का भाव नहीं था, तो एक हिसाब से मातृशक्ति को वो कैसे डिमीन कर रहे हैं इनके राज्यसभा के सांसद। विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या बोलते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब कर्नल सूफिया कुरैशी को आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो मोदी जी पाकिस्तान के लोगों को गाली दे रहे हैं और उनकी सेना भारत के लोगों को गाली दे रही है। हिमांशी नरवाल ने सिर्फ इतना कह दिया कि शांति बनाए रखें, तो ट्रोल आर्मी उनके कैसे पीछे पड़ गई। मिस्री साहब की बच्ची तक को ये घसीट लाई इनके ट्रोल आर्मी। और अभी रिसेंटली कल मैंने अखबार में पढ़ा था, रवि कुमार जो इनके कर्नाटका के एमएलसी हैं, वो वहां की जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं फौजिया तरन्नुम, उनको बोल रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान से आई होंगी। तो आनंद सर, ये किस तरह से, ये कौन सा मोदी जी का भारत है कि जिसमें जब लड़ाई के समय वो लोग जो देश के लिए जान दे रहे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, किसी को आप आतंकवादियों की बहन बताते हैं, किसी को बोलते हैं कि वो पाकिस्तान से है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज और है, उसके बाद में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप लोगों ने तो खैर बहुत इतिहास पढ़ा है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने उड़ने का शौक है आनंद सर, तो जब ये नेहरू जी को गालियां देनी शुरू की भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी ने, तो मैंने कहा साहब थोड़ी रिसर्च की जाए। तो मैंने 2 किताबें पढ़ी। एक ये सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस, इसके 10 वॉल्यूम है, नवजीवन प्रेस की है। और आनंद सर, राजमोहन गांधी जी ने सरदार पटेल के ऊपर ये उनकी एक जीवनी लिखी। अब आप देखिए कि कल मैं डिबेट में था, तो वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन थे वो कह रहे थे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में नेहरू जी की वजह से नहीं। मेरा मानना यह है कि आज जो भी कश्मीर है भारत में वो नेहरू जी की वजह से। अब आप कहेंगे कि साहब मैं ये क्या बोल रहा हूं? क्या आनंद सर ये झूठ है कि राजा हरि सिंह ने जब भारत में विलय चल रहे थे तो क्या उन्होंने मना नहीं कर दिया था कि हम भारत में अपना विलय नहीं करेंगे? और जब पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अटैक किया तो वो बारामूला, उरी और शायद नौशेरा तक आ गए थे और श्रीनगर पर कब्जे की तैयारी थी। और उसके बाद में फिर जब
नेहरू जी की सरकार ने भारत की सेना वहां पर भेजी, तब जाकर के उनको खदेड़ा। और ये सब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये तो हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स है आनंद सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कश्मीर आज हमारे पास है वो तो नेहरू जी की वजह से है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था तब तो कश्मीर भारत में था ही नहीं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत बोल रहा हूं आनंद सर। दूसरी बात यह है कि अभी यहां पर और तमाम तरह के डिस्कशंस हुए। मेरा एक सवाल है भारत सरकार से, मेरा सवाल यह है कि जब यूएस में 9/11 हुआ था तो वहां पर भी इंटेलिजेंस की चूक थी, मैंने माना कि इंटेलिजेंस की चूक थी, लेकिन उसके बाद यूएस ने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को इतना मजबूत किया और अपनी आंतरिक सुरक्षा को इतना मजबूत किया कि 9/11 के बाद तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन 26/11 के बाद आनंद सर, उरी भी हो जाता है, पठानकोट भी हो जाता है, पहलगाम भी हो जाता है और पुलवामा भी हो जाता है। और पठानकोट के बाद हम आईएसआई को अपनी धरती पर बुलाते हैं और बोलते हैं कि साहब आप जांच करिए। मेरी जितनी छोटी सी नॉलेज है आनंद सर, आप ये बता दीजिए कि उरी में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी जो इन्वेस्टिगेशन स्टेटस है वो कहां तक पहुंचा है, मुझे नहीं पता। क्या चार्जशीट लग गई? क्या इन्वेस्टिगेशन फाइनल हो गया? जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जो गाड़ी यूज की गई थी या जो इतना ज्यादा आरडीएक्स आया था, वो कहां से आया था? उसकी जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची है? तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो नमस्ते ट्रंप करने में बिजी रहते हैं, वो हाउडी मोदी में बिजी रहते हैं और तमाम तरह के ये लोग नैरेटिव्स बनाया करते हैं। जी आनंद सर।